हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, या फिर जिसे हिंदी में हम कोशिका झिल्ली परिवहन के नाम से जानते हैं। कोशिका झिल्ली परिवहन या सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसपोर्ट होंगे, यानी अणुओं का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होगा। लेकिन ये जो अणुओं का स्थानांतरण होता है, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ molecules basically done with the help of semi permeable membrane which is known as the cell membrane। मतलब अणुओं का स्थानांतरण जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में हो रहा है, ये कुछ अर्ध पारगम्य झिल्ली या एक अर्ध पारगम्य झिल्ली की सहायता से संपन्न होता है, जिसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोल सकते हैं। और ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या फिर अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है वो आपको पता है कोशिका झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य या चयनित पारगम्य चयनात्मक पारगम्य होने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द सेमी परमेबल सेल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन? मैंने आपको बताया था कि अगर एक सेल से दूसरी सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होना है, यानी अगर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में अणुओं का स्थानांतरण होना है, तो कौन सा अणु कोशिका से बाहर जाएगा और कौन सा अणु कोशिका के अंदर आएगा, यानी बेसिकली जो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल के अंदर एंटर कर पाएगा और कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो सेल से आउटसाइड जा पाएगा, इसको रेगुलेट करने का काम, इसको नियंत्रित करने का काम जो है वो सेल मेम्ब्रेन करती है। इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम चयनात्मक पारगम्य या अर्ध पारगम्य झिल्ली के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे, बेसिकली इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज द सिलेक्टिव परमेबल, क्योंकि वो सिलेक्ट करेगी कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो बाहर जाएगा। इतनी बात करने के बाद में हमने दो टाइप के ट्रांसपोर्ट देखे थे, यानी दो प्रकार के परिवहन जो है सेल मेम्ब्रेन में देखे जाते हैं। एक को कहा जाता है नॉर्मली हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या जिसे हिंदी में हम सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है वो निष्क्रिय परिवहन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। पहला जो हमने पढ़ा था वो था निष्क्रिय परिवहन, इंग्लिश में जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको याद रखना है पी फॉर पैसिव एंड इट इज अ पी फॉर फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पर जब अणु का स्थानांतरण होगा तो वो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप अणुओं का स्थानांतरण जो होता है। और वो अणु जो है वो हमेशा, आपको पता है अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या सांद्रता प्रवणता के अनुरूप अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट होगा तो वहां पर अणु हमेशा अधिकता से कमी की ओर जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हिंदी में हम निष्क्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। द सेकंड पॉइंट इज दैट के पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर किसी भी टाइप की एनर्जी या किसी भी टाइप का ऊर्जा या किसी भी प्रकार का एटीपी मॉलिक्यूल्स को काम में नहीं लिया जाता। जबकि अगर मैं इसके अपोजिट ट्रांसपोर्ट की बात करूं, विच इज नोन एज द हिंदी में सक्रिय परिवहन और इंग्लिश में कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, अणुओं का जो स्थानांतरण होता है, वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। अब विपरीत होने का मतलब क्या है कि जहां पर अणु हमारे निष्क्रिय परिवहन में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जा रहे थे, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, वहीं पर सक्रिय परिवहन में अणुओं का स्थानांतरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, यानी इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ऑब्वियसली अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई चीज कम है ना, कोई भी कंसंट्रेशन या कोई भी सांद्रता ऑलरेडी आपके पास में कम है और फिर आपको वो मॉलिक्यूल देने हैं, ट्रांसपोर्ट करने हैं उसके पास में जिसके पास में ऑलरेडी कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, मतलब आपके पास में किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन कम है, आपके पास में किसी अणु की सांद्रता कम है, लेकिन फिर भी आपको अणु देने पड़ रहे हैं जिसके पास में अणु की सांद्रता ऑलरेडी ज्यादा है, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वहां पर इजीली तो आप दोगे नहीं, इजीली तो आप मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें एक फोर्स क्रिएट करना पड़ता है, एक बल जो है वो लगाना पड़ता है।
और वो बल जो है वो बेसिकली ऊर्जा की वजह से लगता है, यानी एटीपी की वजह से लगता है। कहने का मतलब ये है दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा बट इट विल अकर विद द हेल्प ऑफ एटीपी और द एनर्जी। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, सक्रिय परिवहन में अणुओं का स्थानांतरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा, लेकिन वो होगा ऊर्जा की उपस्थिति की वजह से, एटीपी की उपस्थिति की वजह से। दैट्स इट। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था कि व्हेन वी टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब हम निष्क्रिय परिवहन की बात करते हैं तो निष्क्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है डिफ्यूजन, जिसे हिंदी में कहा जाता है विसरण, एंड द सेकंड वन इज नोन एज द ऑस्मोसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है परासरण। विसरण में हुआ क्या था? विसरण में जो अणुओं का स्थानांतरण होता है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, वो मैं बोल सकती हूँ सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, माइक्रोपोर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से molecules get transferred from वन सेल टू अनदर सेल, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकते हैं। जबकि अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करती हूँ तो ऑस्मोसिस के अंदर मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बट बेसिकली इट विल पास ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी इसके द्वारा एक अल्पपारगम्य झिल्ली को पार जो है वो किया जाएगा। तो ये तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस है। वहां पर छिद्र के थ्रू अणुओं का स्थानांतरण हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपोर्स मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। हमने ऑस्मोसिस के दो प्रकार जो है वो पढ़ने हैं। एक को कहा जाता है एक्सो ऑस्मोसिस और दूसरे को कहा जाता है एंडो ऑस्मोसिस। दोनों में क्या होगा वो अभी पता चल जाएगा आपको, और फिर देख लेते हैं कि भाई प्रोसेस क्या होगी, है ना। चलिए इधर ध्यान देंगे बेटा सारे बच्चे, पहले पॉइंट को समझेंगे। मान लेते हैं दिस इज अ वन मीडियम, ये एक हमारा माध्यम है, ध्यान से सुनेंगे, ये हमारा एक माध्यम है, इट इज अ मीडियम, ठीक है, ये माध्यम है, और इसमें मैंने एक दूसरी सेल को रख दिया। मान लेते हैं मैं दूसरी सेल ग्रीन कलर से बना देती हूँ, सेकंड सेल मैंने बना दी यहाँ पर दूसरे रंग से। तो सेल बना दी मैंने, एक मीडियम बना दिया, एंड दिस इज द सेल, ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका है, ठीक है। अब एक्सोऑस्मोसिस का मतलब समझना। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है जब सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, जब सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब अल्प परासरी विलयन, हिंदी में कहा जाएगा अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सेल जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है बेटा कैसी है, ज्यादा है, इसकी सांद्रता जो है कोशिका की वो क्या है, ज्यादा सांद्रता है, ज्यादा सांद्रता है, यानी इसकी कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। और बेटा जी जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, तो इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता कम है, या फिर इंग्लिश में लेस कंसंट्रेशन, लेस कंसंट्रेशन। चलो अब बेटा जी अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं, तब तो मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जब हम निष्क्रिय परिवहन पढ़ेंगे तो बेटा निष्क्रिय परिवहन में होगा क्या कि अणुओं का स्थानांतरण हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होगा, यानी मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल से, कोशिका से बेटा अल्प परासरी विलयन के अंदर जो है वो जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि भाई ये सेल जो है इसके अंदर जो पानी है वो क्या है, मैं बोल सकती हूँ भाई सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता जो है वो ज्यादा है, तो इसका जो वाटर है बेटा वो सेल में से निकलकर कहाँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मिल जाएगा, यानी अल्प परासरी विलयन के अंदर मिल जाएगा। और बेटा ऑब्वियसली याद रखना कि जब ये अल्प परासरी विलयन में मिल जाएगा तो सेल जो है वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, सेल जो है वो सिकुड़ जाएगी, और इसे हम संकुचित कोशिका कहेंगे, संकुचित कोशिका, या फिर बेटा इसी को हम श्लथ कोशिका कहेंगे, श्लथ कोशिका कहेंगे, या फिर बेटा इंग्लिश में इसे हम फ्लैसिड सेल के नाम से जानते हैं।
मतलब होगा क्या कि जब सेल का, बेटा इधर ध्यान दे लेंगे सारे बच्चे, जब सेल का वाटर जो है वो सेल में से बेटा मीडियम में चला जाएगा तो ऑब्वियसली सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगी, कोशिका सिकुड़ जाएगी, और ऐसी सिकुड़ी हुई कोशिका को संकुचित या फिर इंग्लिश में बेटा फ्लैसिड सेल के नाम से जानते हैं, हिंदी में श्लथ कोशिका भी कहा जाता है। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल से मीडियम में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कोशिका से माध्यम में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया। एक बार एज इट इज बेटा डायग्राम को लिखेंगे, बनाएंगे, और फिर मैं इसकी थ्योरी आपको लिखवा दूंगी। एक बार एज इट इज बेटा मैं बोल सकती हूँ, आप क्या करेंगे, आप डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर मैं इसको लिखवा दूंगी आपको। चलिए लिखेंगे, लिखेंगे, ये डायग्राम बना लिया, एक बार दोबारा से सुन लेंगे। व्हेन कोशिका को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, यानी सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कोशिका की सांद्रता ज़्यादा है, और हमारा जो माध्यम है, बाह्य विलयन है, आउटर जो सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो मॉलिक्यूल्स हमेशा बेटा ऑस्मोसिस में यही होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं, यानी अणुओं का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है। यहाँ से मैंने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया बेटा, मैं यहाँ पर H2O भी लिख देती हूँ, आप लोग भी लिख लेना, है ना। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बेटा ये हमारे सेल से कहाँ चले जाएंगे, आउटर सॉल्यूशन में चले जाएंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल जो है या जल के अणु जो है वो सेल से आउटर मीडियम में आ जाएंगे, आउटर सॉल्यूशन में आ जाएंगे, बाह्य विलयन में आ जाएंगे, तो कोशिका जो है या सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, और इसी प्रक्रिया को हम वही मैं बोल सकती हूँ परासरण या इंग्लिश में बेटा एक्सोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। याद रख लेना कि जब भी एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा, और इस टाइप के सेल को हम फ्लैसिड सेल के नाम से जानते हैं। फ्लैसिड सेल है प्यारे, फ्लैसिड सेल कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम श्लथ कोशिका के नाम से जानते हैं, है ना। तो लिखेंगे जब कोशिका को अल्प परासरी, जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, जब कोशिका को अल्प परासरी विलयन में रखा जाता है, विलयन में रखा जाता है, तो कोशिका रस की सांद्रता, तो कोशिका रस की यानी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो कोशिका रस की सांद्रता अधिक होने के कारण, अधिक होने के कारण, तो कोशिका रस की सांद्रता अधिक होने के कारण जल के अणु, जल के अणु, जल के अणु कोशिका रस से निकलकर, जल के अणु कोशिका रस से निकलकर बाह्य विलयन में, तो जल के अणु कोशिका रस से निकलकर बाह्य विलयन में मिल जाते हैं या बाह्य विलयन में प्रवेश करते हैं, बाह्य विलयन में प्रवेश करते हैं। यह क्रिया, यह क्रिया, यह क्रिया बहिपरासरण, या बेटा इंग्लिश हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश में भी लिखेंगे, तो यह प्रक्रिया बहिपरासरण या ब्रैकेट में
एक्सोऑस्मोसिस कहलाती है। एक्सो मतलब बाहर जाना, है ना। तो यह प्रक्रिया बहिःपरासरण या फिर लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सोऑस्मोसिस कहलाती है, एक्सोऑस्मोसिस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट हिंदी वाले बच्चे भी लिख लेंगे ताकि आपका एक्सोऑस्मोसिस पूरा हो जाएगा। लिखेंगे बाह्य परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण, बाह्य परासरण के कारण कोशिका संकुचित हो जाती है, बाह्य परासरण के कारण कोशिका संकुचित हो जाती है या फिर सिकुड़ जाती है, ये भी लिख सकते हो, है ना। संकुचित होना मतलब सिकुड़ना। तो बाह्य परासरण के कारण कोशिका संकुचित या सिकुड़ जाती है, संकुचित हो जाती है या ब्रैकेट में लिख लो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। और इस कोशिका को, और इस प्रकार की संकुचित कोशिका को, और इस प्रकार की संकुचित कोशिका को श्लथ कोशिका कहा जाता है। इस प्रकार की संकुचित कोशिका को श्लथ कोशिका कहा जाता है, श्लथ कोशिका कहा जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे when cell is placed in, when cell is placed in hypotonic solution, hypotonic solution, when cell is placed in hypotonic solution, the concentration of cell sap is more than, the concentration of cell sap, the concentration of cell sap is more than outer solution, outer solution, outer solution। ऑब्वियसली सेल सैप की जो कंसंट्रेशन है वो आउटर सॉल्यूशन से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सेल सैप इज मोर देन आउटर सॉल्यूशन, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर गेट, so the molecules of water get, so the molecules of water get move towards the, move towards the, move from लिख लो ज्यादा बेटर रहेगा, move from cell sap to, move from cell sap to, cell sap to outer solution, cell sap to outer solution, and this process, and this process is known as, and this process is known as exoosmosis, and this process is known as exoosmosis, exoosmosis। आगे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस, ड्यू टू द एक्सोऑस्मोसिस cell become shrinked, cell become shrinked, cell become shrinked, cell become shrinked, and this type of cell, and this type of cell, cell become shrinked, and this type of cell known as, this type of cell known as, known as flaccid cell। बोर्ड पे लिखा हुआ है बेटा फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल, दैट्स इट। चलिए सेकंड लिखेंगे बेटा एंडोऑस्मोसिस। सेकंड वन इज एंडोऑस्मोसिस, सेकंड वन इज एंडोऑस्मोसिस। हिंदी में लिखेंगे अंत है या अंत है परासरणी लिख लेंगे, अंत है परासरण। इसको भी पहले डायग्राम से समझेंगे, पहले वाले का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दिस इज द मीडियम, इसमें हमने सेल रख दी, कोशिका रख दी, ठीक है। इधर ध्यान देंगे, मैं लेबल कर देती हूँ। दिस इज द बाहरी माध्यम, ऑब्लिक करके विलियन, इंग्लिश में कहेंगे आउटर मीडियम, ऑब्लिक करके सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बेटा हाइपरटोनिक होता है, हाइपरटोनिक होता है मतलब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हिंदी में अति पराश्री विलयन, हिंदी में अति पराश्री विलयन, हिंदी में अति पराशरी विलयन। अति पराशरी विलयन का मतलब है कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन, मोर कंसंट्रेशन, हिंदी में अधिक सांद्रता, हिंदी में अधिक सांद्रता। चलिए ठीक है, दिस इज द सेल,
ये कोशिका है, कोशिका है, लेकिन इस कोशिका के सेल सेप की कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप, कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप या हिंदी में कोशिका रस की सांद्रता, कोशिका रस की सांद्रता क्या है? कम है। कोशिका रस की सांद्रता कम है ना? या लेस कंसंट्रेशन ऑफ सेल सेप। अब क्या होगा, इधर ध्यान देंगे। ऑब्वियसली जब कंसंट्रेशन मीडियम की ज्यादा है और सेल की अगर कंसंट्रेशन कम है तो मॉलिक्यूल्स बेटा सॉल्यूशन से सेल के अंदर एंटर करेंगे। मतलब ये मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल, और ये वाटर मॉलिक्यूल बेटा सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं? सॉल्यूशन से सेल के अंदर जा रहे हैं। अब क्या होगा अगर सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएंगे, मैं बोल सकती हूँ आपके मॉलिक्यूल्स, तो सेल का साइज जो है वो ब्रॉडर हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और ऐसी फूली हुई कोशिका को, फूली हुई कोशिका, फूली हुई कोशिका को स्फीत कोशिका कहते हैं। स्फीत कोशिका या फिर टर्गिड कोशिका, स्फीत कोशिका या इसी को टर्गिड कोशिका कहते हैं। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। आपको पता है किशमिश को जब पानी के अंदर रखते हैं, किशमिश को जब पानी के अंदर रखते हैं तो पानी की कंसंट्रेशन हो जाती है ज़्यादा और किशमिश की कंसंट्रेशन हो जाती है कम। तो पानी जो है वो किशमिश के अंदर जाता है जिससे किशमिश फूल जाती है, और वो फूली हुई किशमिश का जो प्रकार है वो एक तरीके से टारगेट सेल हो जाएगा, या जिसे हम स्फीत कोशिका के नाम से जानेंगे। एक बार डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे।
चलिए लिखेंगे लिखेंगे जब कोशिका को जब कोशिका को जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन जब कोशिका को अति पराश्रयी विलयन अति पराशरी विलयन में रखा जाता है जब कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो अति पराशरी विलयन की सांद्रता तो अति पराशरी विलयन की सांद्रता अधिक होती है तो अति पराशरी विलयन की सांद्रता अधिक होती है तथा तथा कोशिका रस की सांद्रता तथा कोशिका रस की सांद्रता कब होती है तथा कोशिका रस की सांद्रता कब होती है जिसके कारण जल के अणु जिसके कारण जल के अणु बाहरी विलयन से जिसके कारण जल के अणु बाहरी विलयन से कोशिका रस में प्रवेशित होते हैं जिसके कारण जल के अणु बाहरी विलयन से कोशिका रस में प्रवेशित होते हैं या प्रवेश करते हैं जिसके कारण कोशिका फूल जाती है जिसके कारण कोशिका फूल जाती है और इस फूली हुई कोशिका को स्फीत कोशिका कहा जाता है इस फूली हुई कोशिका को स्फीत कोशिका कहा जाता है तथा 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 यह प्रक्रिया अंतःपरासरण कहलाती है तथा यह प्रक्रिया अंतःपरासरण कहलाती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं है ना क्योंकि अणुओं का स्थानांतरण बाहर से अंदर की ओर हो रहा है तो अतः यह प्रक्रिया अंतःपरासरण कहलाती है चलिए अंतःपरासरण कहलाती है इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे when cell is placed in hypotonic solution when cell is placed in hypertonic solution when cell is placed in hypertonic solution the concentration of outer solution is more than concentration of outer sap concentration of outer solution is more than concentration of cell sap so the molecules of water get transferred from outer solution to cell sap and this process is known as endoosmosis and next point देखेंगे due to endoosmosis cell become turgid ब्रैकेट में लिखेंगे swollen up मतलब सूज जाती है फूल जाती है तो सेल बिकम टर्गेड और ब्रैकेट में लिखेंगे swollen up और यहीं पर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर
पैसिव ट्रांसपोर्ट या फिर जो निष्क्रिय परिवहन था उसमें दो टाइप हमने पढ़ लिए। एक पढ़ा डिफ्यूजन, हिंदी में कहा जाता है विसरण। दूसरा पढ़ा हमने ऑस्मोसिस, जिसे हिंदी में कहा जाता है परासरण। और परासरण के भी दो टाइप हमने पढ़ लिए, एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस, यानी बही परासरण और आंतः परासरण। इसी के साथ में ये टॉपिक हमारा होता है पूरा। लेकिन इसमें हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है निष्क्रिय परिवहन के बाद में, वो पढ़ना है सक्रिय परिवहन। तो हेडिंग डालेंगे सक्रिय परिवहन, हेडिंग डालेंगे सक्रिय परिवहन। हेडिंग जो है वो है सक्रिय परिवहन, इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसका कुछ बेसिक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होगा, यानी अणुओं का जो स्थानांतरण होगा, वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होगा, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होगा। एंड व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वी हैव द नीड ऑफ एनर्जी, हमें वहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आपको ये याद रखना है कि जब ऊर्जा की सहायता से अणुओं का स्थानांतरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, तो इसी को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे याद रख लेंगे, व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम lower concentration to higher concentration with the help of ATP or the energy, this type of transport is known as the active transport। A for active, A for ATP, ये याद रखना है आपको, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों को दोनों को। तो लिखेंगे इस प्रकार के परिवहन में, इस प्रकार का परिवहन, इस प्रकार का परिवहन सांद्रता प्रवणता के, इस प्रकार का परिवहन सांद्रता प्रवणता के, सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट occur opposite to the concentration gradient, this type of transport occur opposite to the concentration gradient, opposite to the concentration gradient। ठीक है, लिखेंगे अर्थात, अर्थात अणुओं का स्थानांतरण, अर्थात अणुओं का स्थानांतरण निम्न सांद्रता से, अर्थात अणुओं का स्थानांतरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, अर्थात अणुओं का स्थानांतरण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। लेकिन मैंने बोला कि मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन बाय यूजिंग एटीपी, by using ATP। और हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे ऊर्जा ऑब्लिक करके ATP के उपयोग से, ऊर्जा या ATP के उपयोग से। एक बार जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखेंगे, फिर मैं इसको थ्योरेटिकल लिखा दूंगी। एक बार जैसे मैंने लिखा है एज इट इज कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर मैं इसका थ्योरी लिखा दूंगी आपको। लिखेंगे इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट molecules get transferred from, molecules get transferred from
molecules get transferred from lower concentration to higher concentration. In active transport, molecules get transferred from lower concentration to higher concentration, by using ATP, by using ATP, by using ATP. ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे अर्थात सक्रिय परिवहन में अणुओं का स्थानांतरण ऊर्जा ऑब्लिक करके एटीपी के उपयोग की सहायता से निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, चलिए, एक साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ बात कही थी, क्या कही थी वो भी नोट कर लेंगे। लिखेंगे वैज्ञानिक स्टीन के अनुसार जब अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, तो उनके उपापचयी तंत्र मेटाबॉलिक तंत्र से ऊर्जा खर्च होती है। तो उनके उपापचयी तंत्र से ऊर्जा खर्च होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट स्टीन, ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट स्टीन when molecules get transferred from lower concentration to higher concentration, according to the स्टीन, साइंटिस्ट का नाम बेटा स्टीन है ना, तो according to the स्टीन when molecules get transferred from lower concentration to higher concentration, ATP expenses is, ये लिख लेंगे ATP expenses यानी खर्चा, तो ATP expenses done by their metabolic system, चलो, मतलब उनका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो एटीपी खर्च करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अर्थात सक्रिय परिवहन प्रत्यक्ष रूप से श्वसन यानी रेस्पिरेशन पर आधारित होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के थ्रू ही एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो श्वसन पर आधारित होता है, क्योंकि आपको पता है रेस्पिरेशन जब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर,
तभी वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो आई कैन से कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द, आई कैन से, रेस्पिरेशन प्रोसेस, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में ही माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ग्लूकोज का डिग्रेडेशन करेगी, यानी ग्लूकोज का अपघटन करेगी, और ग्लूकोज का अपघटन करके एटीपी का फॉर्मेशन करती है। तो अगर वहां पर रेस्पिरेशन होगा, एटीपी बनेगा, तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा, तो फिर वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे रेस्पिरेशन, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सो द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, सो द एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज, so the active transport is directly depend on respiration process, directly depend on respiration process। श्वसन की प्रक्रिया बाधित होने पर, मान लो श्वसन नहीं हो रहा है ना, तो श्वसन की प्रक्रिया बाधित होने पर, श्वसन की प्रक्रिया बाधित होने पर सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन, श्वसन की प्रक्रिया बाधित होने पर सक्रिय परिवहन भी बाधित हो जाता है, सक्रिय परिवहन भी बाधित हो जाता है, बाधित हो जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस, ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट also get inhibit। ठीक है, इनहिबिट। और क्यों इनहिबिट हो रही है? क्योंकि 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 माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से ऊर्जा यानी एटीपी, ऊर्जा या एटीपी का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया संचित रखती है, मतलब एटीपी को संचित रखती है, तो जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया संचित रखती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे एक्स्ट्रा एनर्जी इन सेल, एक्स्ट्रा एनर्जी इज सेल, एक्स्ट्रा एनर्जी इन सेल, एक्स्ट्रा एनर्जी इन सेल was provided by, was provided by, extra energy in cell was provided by oxidation of glucose, oxidation of glucose, oxidation of glucose by the mitochondria, oxidation of glucose by the mitochondria, mitochondria, and this extra energy remained stored inside the mitochondria, and this extra energy remained stored, extra energy remained stored, extra energy remained stored present inside the, present inside the, present inside the mitochondria, mitochondria in the form of, in the form of ATP, in the form of ATP, in the form of ATP, in the form of ATP। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे
एटीपी का जल अपघटन करने वाले एंजाइम, एटीपी का जल अपघटन करने वाले एंजाइम, और वो होता है एटीपेस। तो एटीपी का जल अपघटन करने वाले एंजाइम और एंजाइम का नाम बता दिया एटीपेस। एटीपी का जल अपघटन करने वाले एंजाइम का नाम है एटीपेस एंजाइम कोशिका झिल्ली पर उपस्थित होते हैं। 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 The enzymes which are involved in the enzymes which are involved in the enzymes which are involved in the hydrolysis of ATP, the enzymes which are involved in the hydrolysis of the enzymes which are involved in the hydrolysis of ATP लिखेंगे ATP और डैश करके लिखेंगे एटीपेस एंजाइम एटीपेस एंजाइम एटीपेस एंजाइम एटीपेस एंजाइम एटीपेस एंजाइम remain present on cell membrane। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे सक्रिय परिवहन के प्रकार। सक्रिय परिवहन के प्रकार। सक्रिय परिवहन के प्रकार। टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसमें दो प्रकार लिखेंगे, तो लिखेंगे सक्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है। सक्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है। सक्रिय परिवहन दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला लिखेंगे प्राथमिक सक्रिय परिवहन। प्राथमिक सक्रिय परिवहन। प्राथमिक सक्रिय परिवहन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखेंगे ये परिवहन मुख्यतः सोडियम व पोटेशियम। ये परिवहन मुख्यतः सोडियम व पोटेशियम यानी Na और K आयनों की सहायता से संपन्न होता है। आयनों की सहायता से संपन्न होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस ट्रांसपोर्ट mainly occur with this transport mainly occur this transport mainly occur by the transport of sodium and potassium ion। by the transport of sodium and potassium ion। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्योंकि कोशिका में सोडियम आयनों की संख्या अधिक होती है।
सोडियम आयनों की संख्या सोडियम आयनों की संख्या अधिक होती है। सोडियम आयनों की संख्या अधिक होती है। सोडियम आयनों की संख्या अधिक होती है बिकॉज सेल हैव because cell have because cell have more amount of sodium ion अतः इनका परिवहन विसरण व परासरण विधि के द्वारा नहीं होता। अतः इनका परिवहन विसरण व परासरण विधि के द्वारा नहीं होता। So their transport does not occur with the help of diffusion and osmosis। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। सोडियम तथा, मैं डायरेक्ट साइन ही लिख देती हूँ, सोडियम तथा पोटेशियम आयनों के पहले पोटेशियम लिखा है फिर सोडियम, तो आयनों के स्थानांतरण के लिए, सोडियम तथा पोटेशियम आयनों के स्थानांतरण के लिए कोशिका झिल्ली पर विशेष वाहक स्पेसिफिक फैक्टर, कोशिका झिल्ली पर विशेष वाहक कौन होते हैं? तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एटीपेस उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, for the transport of potassium and sodium and potassium specific factors are present डैश करके लिख लेंगे कौन कौन होते हैं, तो लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड एक्टिव एटीपेस। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे वाहक मतलब वेक्टर, वाहक में बाहर की ओर पोटेशियम के बंधन हेतु दो स्थल उपस्थित होते हैं, जबकि अंदर की ओर बाहर पोटेशियम बाइंड होगा तो अंदर सोडियम बाइंड होगा, जबकि अंदर की ओर सोडियम के बंधन हेतु 3 स्थल या बंधन स्थल भी बोल सकते हैं, 3 स्थल उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एट द आउटर साइड ऑफ वेक्टर
at the outer side of vector. Two binding sites are present for potassium. Two binding sites are present for potassium. Two binding sites are present for potassium. While at the inner side, while at the inner side, at the inner side, three binding sites are present for sodium binding, sodium ion binding, sodium ion binding, sodium ion binding. और एक पॉइंट सुन लेंगे कि वेक्टर में जब पोटेशियम जो है वो आउटर साइड में पोटेशियम बाइंड हो जाएगा, इनर साइड में सोडियम जो है वो बाइंड हो जाएगा, तो एक्टिव एटीपेज जो है वो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करेगा, यानी एटीपी का जल अपघटन करेगा. जैसे ही एटीपी का जल अपघटन होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी, जिससे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा. तो वो सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.